नमस्कार। राजस्थान की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। राजस्थान की खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने राजस्थान की खबरों के लिए आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके राजस्थान की खबरों के लिए आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो आपको सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की हमारी हिम्मत होती है, वरना मीडिया में किस तरह से झूठी मूठी खबरें आपको दिखाई गई, इससे पूरे मीडिया का नहीं बल्कि हम सबका मनोबल भी गिरा है। झूठी खबरें पेश करके हमको क्या संदेश देना चाहते हैं इसको भी आप अब समझने लग गए हैं। तो इसलिए क्या है आज की बड़ी खबर। जी हाँ, गर्मी का मौसम, खासकर की बड़ी खबर गर्मी का मौसम। लेकिन जब बिजली विभाग के प्रमुख से पूछा गया कि क्या बिजली कटौती हो रही है, तो बिजली गुल की रोज 10,000 शिकायतों के बावजूद भी चीफ इंजीनियर बोले कि कहीं बिजली कटौती नहीं, मेरे पास फोन नहीं आ रहे। यानी कि यदि आपकी बिजली कटौती होती है और आपने उनको फोन नहीं किया तो यानी बिजली कटौती नहीं हो रही है। सब बिल्कुल संतुष्ट हैं, सारे उपभोक्ता संतुष्ट हैं। क्या वास्तव में आपके यहाँ बिजली कटौती नहीं हो रही या बिजली नहीं जा रही है? अगर आपके यहाँ जा रही है तो भास्कर ने मुख्य इंजीनियर यानी चीफ इंजीनियर के नंबर दिए हैं, उस पर भी आप अवश्य फ़ोन करें ताकि सरकार को और चीफ इंजीनियर को ये पता लग सके कि बिजली कटौती हो रही है। जी हाँ, तो क्या है खबर। राजस्थान में बिजली वितरण निगमों का पावर मैनेजमेंट फेल साबित हो रहा है। बिजली की डिमांड 16,971 मेगावाट तक पहुंच गई। डिस्कॉम व प्रसारण निगम के इंजीनियरों की लापरवाही के चलते ग्रिड, सब स्टेशन व फीडर में फॉल्ट व ट्रिपिंग से बार बार बिजली गुल हो रही है। आम लोगों के दोपहर में तेज गर्मी से हाल बेहाल हैं तो रात को फॉल्ट से चैन की नींद भी नहीं सो पा रहे। अकेले जयपुर डिस्कॉम में बिजली सप्लाई बंद की रोजाना यानी मात्र जयपुर जैसी जगह में रोजाना 10,000 शिकायतें आ रही है। इस मामले में जब डिस्कॉम के चीफ इंजीनियर RK जीनवाल से सवाल किए गए तो उल्टा सवाल किया कि कहां बिजली बंद हो रही है। बिजली सप्लाई को लेकर मेरे पास कोई फोन नहीं आ रहा, सब उपभोक्ता संतुष्ट है, कहीं भी किसी तरह की कटौती नहीं। कुछ लोग जबरन माहौल बना रहे हैं। जी हाँ, आजकल ये चलन हो गया कि कुछ भी किसी की भी शिकायत या किसी पर भी विरोध किया जाए तो एक नया फंडा जबरन माहौल और उसकी चर्चा नहीं की जाती। यदि चर्चा प्रॉपर तरीके से की जाए तो पता लग जाए कि माहौल बन रहा है या वास्तविकता इसी के साथ है। तो इसलिए आप सभी से निवेदन कि यदि आपके यहाँ बिजली जाती है तो चीफ इंजीनियर को भी आप एक अवश्य फ़ोन करें। सरकार को तो आपको करना ही है। 181 CM पोर्टल, जहां आप शिकायत करेंगे तो आपकी शिकायत डायरेक्ट हमारे मुख्यमंत्री महोदय के पास पहुंचती है। तो क्या है आज की दूसरी खबरें। साइबर ठगों ने 3 साल में 1581 करोड़ रुपए ठग लिए, लेकिन कहीं पर भी कोई चर्चा नहीं। चर्चा किसकी होती है? ज्योति की चर्चा ज़्यादा होती है, बजाय इसके कि 1581 करोड़ रुपए किसके ठगे। गरीबों के ठगे। क्या पैसा वापस आया? 1581 करोड़ में 4 मेडिकल कॉलेज खुल सकते हैं। तो राजस्थान में साइबर अपराध हेल्पलाइन 1930 को मजबूत करने के बाद साइबर ठगों की शिकायतें 70% तक बढ़ गई है। आंकड़े देखें तो 2017 से अप्रैल 2025 तक 20,600 ठगी के मामले दर्ज हुए। पिछले 3 साल में साइबर अपराधियों ने 1581 करोड़ रुपए की ठगी की है। इसमें से 676 करोड़ रुपए पुलिस ने ठगों के बैंक खातों में होल्ड करवा दिए, लेकिन 70.64 करोड़ रुपए ही अब तक पीड़ितों को लौटाए जा सके हैं। यहाँ 1581 करोड़ रुपए की ठगी, उसके बावजूद भी कहीं कोई चर्चा नहीं। चर्चा मीडिया तो क्यों करे जब आप लोगों के पास ही इस अपने पैसे के लिए समय नहीं है। वहीं जयपुर में एक शराब के लिए वृद्धा की आंखों में मिर्ची डालकर सोने के टॉप्स लूटने वाले 2 गिरफ्तार किए गए। वृद्धा की आंखों में मिर्च डालकर कानों से टॉप्स तोड़कर ले जाने वाले 2 युवकों को गांधीनगर थाना जयपुर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनसे टॉप्स भी बरामद कर लिए गए हैं। थानाधिकारी आशुतोष सिंह ने बताया कि अनिकेत उर्फ कालू निवासी शिव कॉलोनी झालाना डूंगरी, साहिल गुजराती निवासी गांव छनियार हाल झालाना डूंगरी को गिरफ्तार किया गया है।
आपने कई बार देखा होगा कि सेप्टिक टैंक में सफाई करने वालों की मौत हो जाती है, बड़े बड़े वादे किए जाते हैं, बड़े बड़े मशीनों की बात की जाती है, लेकिन वहीं की वहीं हमारा देश के ये जो सफाई कर्मचारी हैं वैसे ही मौत को गले लगा लेते हैं। बीकानेर की बड़ी घटना करनी रिको इंडस्ट्रियल एरिया स्थित भवानी ऊन फैक्ट्री के सेप्टिक टैंक की सफाई के लिए गुरुवार सुबह प्राइवेट सफाई कर्मियों को बुलाया गया था। शिवबाड़ी निवासी अनिल चांगरा, गणेश ओम प्रकाश और बांद्राबास निवासी सागर लाखन सफाई करने का टैंक लेकर पहुंचे। सबसे पहले सागर सेप्टिक टैंक में उतरा। वह जहरीली गैस के चपेट में आने से अचेत हो गया। उसे बचाने गणेश और बाद में अनिल भी टैंक में उतरा, लेकिन तीनों की दम घुटने से मौत हो गई। तीनों युवकों को पीबीएम अस्पताल पहुंचाया गया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। मृतकों के परिजनों ने मुआवजे की मांग को लेकर शवों को पोस्टमार्टम करवाने से इनकार कर दिया और विरोध प्रदर्शन किया। वहीं सामने आया कि सफाई कर्मियों के पास अब कोई सुरक्षा उपकरण नहीं थे, यहां तक कि मास्क भी नहीं लगा रखे थे। मुआवजे की मांग को लेकर जब धरना प्रदर्शन किया जाता है तो हमारे विचार से वह मुआवजे की मांग कम होती है और उनके परिवार को चलाने की बात ज्यादा होती है, क्योंकि वही एकमात्र कमाने वाले होते हैं। तो मुआवजा देकर इन हत्याओं से हम पीछा नहीं छुड़ा सकते या इन हत्याओं को हम नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। यह सीधी सीधी हत्या है, हादसा नहीं, क्योंकि जब भी सेप्टिक टैंक में उतरे कर्मचारियों की हमेशा 3 ही मौत होती है। पहला अचेत हो जाता है, दूसरा उसको देखने जाता है, तीसरा उनको बचाने जाता है, और लगभग कई केसों में 3 लोगों की अवश्य मौत होती है। तो ये मौत नहीं, हत्या है। और इसमें देखना यह है कि इस पर अब क्या चर्चा होती है, लेकिन चर्चा आप कहीं पर भी नहीं देखेंगे। चर्चा किसकी हो रही है यह आप अब भली भांति समझने लग गए हैं। वहीं बीकानेर में हुए इस हादसे पर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने व्यवस्था को कटघरे में खड़ा किया है। जूली का कहना है कि बीकानेर में सेप्टिक टैंक की सफाई के दौरान दम घुटने से 3 लोगों की दर्दनाक मौत अत्यंत पीड़ादायक और निंदनीय है। मेरी गहरी संवेदनाएं शोक संतप्त परिवारों के साथ है। प्रधानमंत्री आज बीकानेर में ही भाषण दे रहे थे, लेकिन उन्हें बीकानेर में हुई ये दर्दनाक मौत की चीख सुनाई नहीं दी। वह मृतकों के परिवारजनों को संवेदनाएं तक व्यक्त नहीं कर सके। मैनुअल स्क्वेजिंग मानवता पर कलंक है। कभी अपने भाषणों में मैनुअल स्क्वेजिंग कानून की बड़ी बड़ी बातें बताने वाले मोदी की पार्टी के राजस्थान में सरकार है। सरकार मैनुअल स्क्वेजिंग का प्रतिषेध और पुनर्वास अधिनियम 2013 की पालना नहीं कर रही, जिससे प्रदेश में आए दिन इस तरह की घटनाएं हो रही है। हाल में अलवर, डीग सहित अनेक जगह ऐसी घटनाएं हुई। वहीं राजस्थान रोडवेज के बेड़े में इस साल 1300 नई बसें जुड़ जाएगी। इनमें से 300 BS6 बसों की खरीद प्रक्रिया पूरी हो गई है, जो जुलाई माह तक शामिल हो जाएगी। इनमें से 288 एक्सप्रेस और 12 सुपर लग्जरी श्रेणी की वोल्वो बसें शामिल है। 200 अन्य बसों की खरीदी प्रक्रिया भी चल रही है, जो जल्द पूरी हो जाएगी। ऑपरेशन सिंदूर के बाद गुरुवार को पहली बार प्रधानमंत्री राजस्थान की धरती है और उन्होंने बीकानेर से ललकारा। जी हां, ऑपरेशन सिंदूर के बाद गुरुवार को पहली बार प्रधानमंत्री पाकिस्तान से लगती पश्चिम सीमा पर पहुंचे। पाकिस्तान से सिर्फ 100 किलोमीटर दूर देशनों के पलाना में जनसभा में मोदी ने जहां आतंकवाद पर पाकिस्तान को कड़ा संदेश दिया, वहीं देश की उजली तस्वीर भी दिखाई। उन्होंने कविता भी पढ़ी, जो सिंदूर मिटाने चले थे उन्हें मिट्टी में मिलाया। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने गुरुवार को 12वीं साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स और वरिष्ठ उपाध्याय यानी सभी संकायों के परिणाम एक साथ जारी किए। खास यह है कि यह अब तक का सबसे अच्छा रिजल्ट है। 8,78,312 परीक्षार्थियों में से 8,60,960 यानी 98.02% पास हुए। वहीं तीनों प्रमुख संकायों में 6 बेटियों ने टॉप किया। साइंस में प्रीति ने 99.8%, कॉमर्स में कंगना 99%, आर्ट में अनुप्रिया, प्रगति, प्रियंका, उर्मिला ने संयुक्त रूप से 99.6% नंबर लाकर टॉप किया। यहां तक कि वरिष्ठ उपाध्याय में भी बेटी सोनू 99.80% ने ही बाजी मारी। वहीं बोर्ड के 12वीं के सभी संकायों के परिणाम की घोषणा के समय ही नागौर से शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने ऑनलाइन सभी संकायों के टॉपर स्टूडेंट के नाम 9% की घोषणा की। मेरिट बंद होने के बाद पहली बार हुए इस बदलाव को लेकर जब अजमेर बोर्ड ऑफिस में बोर्ड प्रशासक महेश चंद्र शर्मा से सवाल किया
कि बोर्ड मेरिट वापस शुरू कर रहा है क्या? मंत्री दिलावर को क्या पहले ही टॉपर के नाम भेज दिए गए थे? इन सवालों पर उनका कहना था कि परिणाम जारी होने के बाद रिजल्ट पब्लिक डोमेन पर आ जाता है, इसे कोई भी देख सकता है। मेरिट सूची जारी करने का नीतिगत निर्णय सरकार का होता है, अभी ऐसे कोई आदेश नहीं मिले हैं। अच्छी बात यह है कि सभी पास हो गई, लगभग सभी पास हो गई, इसलिए अब हमको इस रिजल्ट के परिणाम से कोई दुखद खबर देखने को नहीं मिलेगी। देश के कई इलाकों में प्री मानसून बौछारों के बीच आंधी ने तबाही मचा रखी है। केरल, मुंबई और उनसे सटे इलाकों में अच्छी बारिश हो रही है। गुरुवार तक मानसून म्यांमार से सटे बंगाल की खाड़ी के हिस्से तक पहुंच चुका है। अगले 24 घंटों में इसके मिजोरम, आइजोल और उत्तर पूर्व के इलाकों में पहुंचने की संभावना है। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि राजस्थान में चल रही हीट वेव 3-4 दिन जारी रह सकती है। राजस्थान के कई शहरों में तापमान 44 से 47 डिग्री के बीच चल रहा है। अगले 48 घंटों में यह 1-2 डिग्री और बढ़ सकता है। मौसम विभाग का कहना है कि 2 दिनों में बीकानेर, जोधपुर, फलोदी, जैसलमेर और शेखावटी क्षेत्रों में भी लू चलेगी और हीट वेव का असर रहेगा। हालांकि अगले 48 घंटों में कोटा, भरतपुर, जयपुर क्षेत्रों में तेज हवा के साथ बारिश हो सकती है। जल्दी जयपुर शहर की विरासतों को संवारने का काम शुरू होगा। 5 साल बाद फिर से हवा महल की खूबसूरती लौटेगी। हवा महल में रखे मूल रंग को सैंपल कलर बनाकर पिंक कलर किया जाएगा। इसके लिए करीब 15 लाख रुपए खर्च होंगे। गोल्डन ट्रायंगल की इस सबसे खूबसूरत विरासत को संवारने की तैयारी शुरू हो गई है। इसके सभी स्वर्ण कलश की सफाई कर चमक लौटाई जाएगी। मिसेस राजस्थान का ग्रैंड फिनाले शुक्रवार को बिरला ऑडिटोरियम में होगा। जयपुर की डिजाइनर माधुरी चेतवानी का रॉयल कलेक्शन और सिल्वरीन की पूर्णिमा गोयल का कॉकटेल लुक मेकअप के द्वारा शोकेस होगा। फ्यूजन ग्रुप और ग्रैंड सफारी के सहयोग से आयोजित ब्यूटी पेजेंट में भागीदारी के लिए गुरुवार को मेडिटेशन क्लास का आयोजन हुआ। मेडिटेशन एक्सपर्ट निर्मला सेवानी ने विपरीत परिस्थितियों में भी अपने मन को कैसे शांत रखा जाए तथा नियमित मेडिटेशन और एंजाइटी को कंट्रोल करने के टिप्स दिए। राजस्थान की संगीत प्रतिभाओं को एक सशक्त मंच प्रदान करने के उद्देश्य से सिंगिंग हीरोज पिछले 8 वर्षों से सफलतापूर्वक आयोजित किया जा रहा है। सीजन 8 का ग्रैंड फिनाले इस वर्ष 25 मई को जयपुर में आयोजित होगा। इसमें राज्य से चयनित फाइनलिस्ट अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे। इस अवसर पर जयपुर में सिंगर शान का उस्ताद अकरम साबरी अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। कई सालों के बाद फीस की चर्चा चल रही है, वो भी सुप्रीम कोर्ट में। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट में, वरना मीडिया में तो फीस की, महंगाई की और इस तरह की बेरोजगारी की चर्चा होना ही बंद हो गई है। सुप्रीम कोर्ट ने नीट पीजी में सीट ब्लॉकिंग की बढ़ती शिकायतों पर सख्त रुख अपनाते हुए सभी निजी और डीम्ड यूनिवर्सिटी को काउंसलिंग से पहले फीस की जानकारी देना अनिवार्य कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि सीट ब्लॉकिंग से असली सीटों की उपलब्धता का अंदाजा नहीं लग पाता है। इससे योग्य छात्रों के साथ अन्याय होता है और एडमिशन प्रक्रिया मेरिट के बजाय किस्मत पर निर्भर हो जाती है। अब देखना यह है कि इसके बावजूद भी क्या फीस की पारदर्शिता रख पाएंगे या नहीं। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में गायत्री सेवा संस्थान द्वारा मॉडल टाउन के कृष्णापुरी कॉलोनी में कैंसर पीड़ित मरीजों के लिए निःशुल्क शेल्टर होम का उद्घाटन किया गया। उद्घाटन प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने किया। सबसे पहले पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी गई। इसके बाद डोटासरा ने शेल्टर में कैंसर पीड़ित मरीजों से मुलाकात की और सेवा कार्य की जानकारी ली। 40 बेड के शेल्टर होम में मरीजों की सेवा, उनके परिजनों के भी ठहरने की व्यवस्था की गई है। यहाँ संपूर्ण सेवा निःशुल्क है। उद्घाटन समारोह में पीसीसी महासचिव सहित कई कांग्रेसी नेता मौजूद रहे। पति गंभीर बीमारी की चपेट में आए, पहले उनकी सेवा की, उनको बचा नहीं सकी तो उन जैसे रोगियों की सेवा का संकल्प लिया है। ये किस्सा है जयपुर की योगिता पंकज काकू शर्मा का। कांग्रेस के युवा नेता पंकज काकू को 48 साल की उम्र में पैंक्रियाटिक कैंसर हुआ था। पत्नी योगिता ने पंकज का मनोबल बढ़ाया, जिससे वे 1.25 साल तक बीमारी से लड़ सके। उनका इलाज जयपुर और मुंबई चला, लेकिन वे बीमारी से जीत नहीं पाए। करीब 1.25 साल संघर्ष के बाद उनका निधन हो गया। इसके बाद योगिता ने कैंसर पीड़ित लोगों की सेवा को ही अपना ध्येय बना लिया। हाल ही में योगिता शर्मा ने कैंसर पीड़ित मरीजों के लिए निःशुल्क शेल्टर होम खोला गया है। यहाँ 40 बेड लगाए गए हैं। संस्थान के सदस्य न केवल कैंसर रोगियों का मनोबल बढ़ाते हैं, बल्कि उनके परिजनों को गाइड भी करते हैं। खाने पीने से लेकर दवा का शेड्यूल और कीमोथेरेपी के साइड इफेक्ट से बचाव के तरीके भी बताते हैं।
यह काम गायत्री सेवा संस्थान द्वारा किया जा रहा है। यह संस्थान पंकज काकू ने अपनी माता गायत्री देवी के नाम से शुरू किया था, जिसे अब योगिता ने संभाल लिया। योगिता ने पंकज काकू के नाम से छोटे बच्चों का एक स्कूल भी खोला है। बहुत ही शानदार और सराहनीय पहल। आरजीएचएस में सरकार की सख्ती के चलते विभाग द्वारा लगातार की जा रही जांच, पेनल्टी और योजना से अस्पतालों को हटाने की कवायद को लेकर अस्पताल लामबंद हो गए। विभिन्न एसोसिएशन के डॉक्टर्स ने बैठक में तय किया कि 1-2 दिन में सरकार और चिकित्सा विभाग के आला अधिकारियों के सामने अस्पतालों की परेशानी के मुख्य बिंदु रखे जाएंगे। यदि सरकार जल्द विचार नहीं करती तो अस्पताल खुद को योजना से बाहर कर लेंगे। योजना से अस्पताल बाहर कर लेंगे तो आम आदमी को कितनी परेशानी होगी। गहलोत सरकार की यह शानदार योजना थी, जिसमें किसी भी सरकारी कर्मचारी को किसी भी अस्पताल में एक इलाज इस तरह से होता था, कैशलेस इलाज होता था और वह विश्वास के साथ किसी भी अस्पताल में जाके भर्ती हो जाया करता था। लेकिन इस योजना पर यह किस तरह से पाबंदी है या किस तरह से ये जांच चल रही है। हालांकि कई अस्पतालों ने इस पर खूब मिलकर लूटपाट भी की, लेकिन उसकी जांच की जानी चाहिए, न कि हर किसी अस्पताल पर इस तरह का क्वेश्चन मार्क लगाया जाए। मालूम हो कि 3 माह से अस्पतालों के बिलों की सख्ती से जांच की जा रही है और जरा सी भी गड़बड़ी होने पर भारी पेनल्टी लगाई जा रही है। इससे अस्पताल संचालकों में रोष है। उनका कहना है कि केवल एआई के भरोसे जांच की जा रही है। मालूम हो कि प्रदेश में आरजीएचएस में हो रही गड़बड़ियों को पहली बार इतने बड़े स्तर पर पकड़ा है और 1.5 महीने में डॉक्टर्स प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तौर पर 5 से अधिक बैठक कर चुके हैं, लेकिन ऐसा पहली बार हुआ है कि सभी एक साथ बैठे हैं। बैठक में कहा गया कि 3-3 साल पुराने मामलों की जांच की जा रही है और दस्तावेज मांगे जा रहे हैं। सही केस में भी पेनल्टी लगाई जा रही है। वहीं डॉक्टर्स ने कहा कि अस्पतालों को पुराना पेमेंट किया नहीं गया, जो 100 करोड़ रुपए से भी अधिक है। इसके अलावा अब पेनल्टी लगाई जा रही है। ऐसे में काम करना मुश्किल हो गया है। सरकार के साथ हुए एमओयू में पेनल्टी का कोई प्रावधान ही नहीं है, यह भी सरकार को बताएंगे। हेरिटेज निगम जयपुर में गुरुवार को लोक वाहन समिति की प्रथम बैठक मुख्यालय में हुई। इस दौरान गैराज शाखा चेयरमैन रजत बिश्नोई ने सभी समिति सदस्यों, निगम अधिकारियों के साथ विभिन्न एजेंडों पर चर्चा की। चेयरमैन ने बताया कि गैराज शाखा के सभी कर्मचारियों का स्वास्थ्य परीक्षण कराया जाएगा। इसके अलावा गैराज शाखा में कार्यरत सभी कर्मचारियों को वर्दी और परिचय पत्र के साथ रखना होगा। राजस्थान मदरसा बोर्ड में 5,562 पैरा टीचर्स को स्वयं के सत्यापन के आधार पर नियुक्ति पत्र बांटने और सरकारी पैसे से विदेश में मौज उड़ाने वाले 3 पैरा टीचर्स के मामले में राज्य सरकार ने तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की है। बोर्ड सचिव ने सरकार को रिपोर्ट भेज भी दी है। इसमें पूरे प्रकरण की जांच किसी जांच एजेंसी ने करवाना प्रस्तावित किया है। गौरतलब है कि भास्कर ने 15 मई को 3 पैरा टीचर्स के विदेश में जाने और नियुक्तियों में गड़बड़ी का बड़ा खुलासा किया था। IFPMS 20 के सैकड़ों पेंशनर्स को अभी तक कंप्यूटेशन और ग्रेच्युटी का पेमेंट नहीं किया गया। विभिन्न कोषाधिकारियों द्वारा इस बारे में निदेशक पेंशन विभाग जयपुर को पत्र भी लिखे गए हैं। फिर भी ऐसे पेंशनर को कम्यूटेशन और ग्रेच्युटी के न बिल बने हैं और न ही उनका पेमेंट हो पा रहा है। उल्लेखनीय है कि 31 मार्च 2025 को जितने भी बिल बाकी थे उनको वित्त विभाग द्वारा कैंसिल कर दिए गए। इससे जनवरी 2025 से मार्च 2025 तक के बिल बकाया हो गए। अब ये बिल नहीं बन पा रहे और बनेंगे तो पेंशनर्स को 3 महीने भुगतान का इंतजार करना पड़ेगा। वहीं अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ एकीकृत एवं राजस्थान राज्य कर्मचारी संघ के संयुक्त शिष्टमंडल ने एसीएस वित्त अखिल अरोड़ा एवं कार्मिक सचिव के पाठक को ज्ञापन सौंपा है। इसमें छोटे विभाग के कर्मचारियों को भी आर्थिक न्याय दिलाने की मांग की है। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर बधाई देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में नए भारत की सैन्य ताकत ने पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों और एयरबेसों को मिट्टी में मिला दिया है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पूरा देश भारतीय सेना के शौर्य से गौरवान्वित हो उठा। मोदी ने सीमावर्ती क्षेत्र के गांवों के लिए वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम 2 के लिए स्वीकृति प्रदान की है, जिससे सीमावर्ती गांवों के लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने एवं आजीविका के पर्याप्त अवसर प्रदान करने का कार्य किया जा सकेगा। शर्मा पलाना में गुरुवार को आयोजित सभा में बोल रहे थे। कार्यक्रम की शुरुआत में मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री मोदी का साफा पहनाकर और प्रतीक चिन्ह स्वरूप चरखा भेंट कर स्वागत किया। स्वयं सहायता समूह के सदस्य सुमित्रा अर्जुन अवार्डी मदन सिंह एवं कर्नल हेम सिंह ने भी प्रधानमंत्री का स्वागत किया।
कार्यक्रम में राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी, उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा, सांसद एवं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ और भी कई सदस्यगण उपस्थित रहे। जवाहर कला केंद्र की ओर से आयोजित जूनियर समर कैंप में बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए विभिन्न कलात्मक विधाओं का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इनमें संगीत, नृत्य कला से लेकर थिएटर तक विभिन्न विधाएं शामिल है। इसमें कंटेम्प्रेरी डांस का भी प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जिसमें मुख्य प्रशिक्षक पंकज कुमार है। कला एवं संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार की ओर से हर साल जारी की जाने वाली यंग आर्टिस्ट स्कॉलरशिप में राजस्थान से रंगमंच विधा में श्वेता खत्री और अमित चौधरी का चयन हुआ है। गोल्डन वॉइस ऑफ राजस्थान का ग्रैंड फिनाले 25 मई को शाम 6 बजे होगा। जय क्लब में होने वाले इस आयोजन में इंडियन आइडल फेम के सुरेंद्र कुमार भी हिस्सा लेंगे। मुकाबला जूनियर व सीनियर वर्गों में होगा। इसके लिए ऑडिशन में 21 सिंगर्स का चयन किया गया है। गुरुवार को अभ्यास सत्र के दौरान डांगर ब्रदर्स ने गायकी के टिप्स दिए। एंट्री केवल पास से होगी। कार्यक्रम के मुख्य जज KP सक्सेना, संजीव जैन सहित कई सदस्य होंगे। इस मौके पर जय क्लब सचिव मनोज दासो, संयुक्त सचिव संजय अजमेरा, गौरव जोशी भी मौजूद रहे। जयपुर की फैशन डिजाइनर और पर्ल एकेडमी के स्वर्ण पदक विजेता शुभम बोहरा ने केलगिरी मार्ग, मालवीय नगर, जयपुर में पहले फ्लैगशिप स्टोर का शुभारंभ किया। इस अवसर को उन्होंने सवेरा एक नई शुरुआत थीम पर परंपरा और नवाचार के मिलन का उत्सव बताया। उद्घाटन सांसद मंजू शर्मा ने किया। उच्च न्यायालय ने गुरुवार को महत्वपूर्ण अंतरिम आदेश पारित करते हुए स्पष्ट किया कि जिन PLA सदस्यों का कार्यकाल समाप्त हो चुका, उन्हें याचिका के अंतिम निर्णय तक अपने पद पर कार्यरत रहने की अनुमति दी जाती है। बूंदी की एक खबर, लांबर बरडा गांव में झोला छाप डॉक्टर के इलाज से बुधवार शाम एक मरीज की मौत हो गई। गुरुवार को चिकित्सा विभाग ने क्लिनिक सीज कर दिया। मृतक के परिजनों ने पुलिस को रिपोर्ट दी। पिपलिया निवासी प्रभुलाल जोगी ने बताया कि उसका भाई पप्पूलाल जोगी को हल्का सिर दर्द था। वह लांबरबरडा चौराहे पर स्थित निजी क्लिनिक पर इलाज के लिए गया। वहां उसे एक इंजेक्शन लगाया गया। 15 मिनट में उसकी मौत हो गई। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। राजस्थान हाईकोर्ट ने बामनवास से कांग्रेस विधायक इंदिरा मीणा के खिलाफ दर्ज हत्या के प्रयास व मारपीट की FIR में दंडात्मक कार्रवाई पर रोक लगा दी है। साथ ही पुलिस से तथ्यात्मक रिपोर्ट देने के लिए कहा। जस्टिस समीर जैन ने यह निर्देश गुरुवार को इंदिरा मीणा की आपराधिक याचिका पर दिया। इसमें प्रार्थिया ने सवाई माधोपुर के बोली पुलिस थाने में 15 अप्रैल 2025 को बीजेपी के मंडल अध्यक्ष हनुमंत दीक्षित की ओर से उसके खिलाफ दर्ज कराई FIR को चुनौती दी थी। कोटा के आलनिया बांध परिंदों से आबाद है। यहाँ 500 से पेंटेड स्टॉक यानी जांगिल पक्षी डेरा डाले हुए। ये पक्षी आमतौर पर हाड़ौती के जल स्त्रोत पर ग्रीष्मकाल में आते हैं। यहाँ की आबोहवा रास आई तो यहीं के होकर रह गए। बर्ड रिसर्चर हर्षित शर्मा ने बताया कि गर्मी के दिनों में पहली बार इतने पक्षी यहाँ दिखाई दिए हैं। जोधपुर से बड़ी खबर, MBM विश्वविद्यालय में BE सिविल इंजीनियरिंग तृतीय वर्ष के एग्जाम में एक छात्रा कैलकुलेटर के कवर पर पेंसिल से कुछ लाइनें लिख कर आई, जिस पर फ्लाइंग ने नकल को केस दर्ज कर लिया। छात्रा भाजपा के एक बड़े नेता की पोती है। मामले में विश्वविद्यालय कमेटी की ओर से छात्रा का पक्ष जानने के बाद नकल प्रकरण पर अंतिम निर्णय होगा। राजस्थान की खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको राजस्थान की खबरें पसंद आ रही तो आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।